नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पाठ 2 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो बना करके अपलोड किए गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये पार्ट 2 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। उसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया, रिक्त स्थानों में उचित पर्याय लिखकर कथनों को स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है, ग्लूकोज के एक अणु का संपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर एटीपी के कुल खाली जगह अणु प्राप्त होते हैं। इसके उत्तर में आएगा 38। ग्लूकोज के एक अणु का संपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर एटीपी के कुल 38 अणु प्राप्त होते हैं। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में खाली जगह के अणु बनते हैं। इसके उत्तर में आएगा पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पायरुवेट के अणु बनते हैं। तीसरा, अर्ध गुणसूत्री विभाजन भाग 1 के पूर्वावस्था की खाली जगह इस अवस्था में जनुकीय विचरण होता है। इसके उत्तर में आएगा स्थूल पट्ट। अर्ध गुणसूत्री विभाजन भाग 1 के पूर्वावस्था की स्थूल पट्ट इस अवस्था में जनुकीय विचरण होता है। चौथे में क्या दिया गया, समसूत्री विभाजन की खाली जगह इस अवस्था में सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुवत वृत्तीय प्रतल के समांतर संरचित होते हैं। इसके उत्तर में आएगा मध्यावस्था। समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था इस अवस्था में सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुवत वृत्तीय प्रतल के समांतर संरचित होते हैं। पांचवें में क्या दिए गए, कोशिका का प्रद्रव्य पटल तैयार करने के लिए खाली जगह के अणु की आवश्यकता होती है। इसके उत्तर में आएगा फास्फोलिपिड। कोशिका का प्रद्रव्य पटल तैयार करने के लिए फास्फोलिपिड के अणु की आवश्यकता होती है। छठवें में क्या दिया, जब हम व्यायाम या कसरत करते हैं तब हमारी मांसपेशियां खाली जगह प्रकार का शोषण करती हैं। इसके उत्तर में आएगा अनाक्षी शोषण। जब हम व्यायाम तथा कसरत करते हैं तब हमारी मांसपेशियां अनाक्षी शोषण प्रकार का शोषण करती हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, परिभाषा लिखिए। उसमें से पहला है पोषण। इसके उत्तर में आएगा, पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करने तथा शरीर द्वारा उनका उपयोग करने की पूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पोषक तत्व। इसके उत्तर में आएगा, खाद्य पदार्थों के विभिन्न घटक जैसे कार्बोज, प्रोटीन या प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ या वसा, जीवन सत्व तथा खनिज इत्यादि घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, प्रोटीन। इसके उत्तर में आएगा, अमीनो अम्ल के अनेक अणु एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर एक महाअणु बनाते हैं। इस महाअणु को ही प्रोटीन या प्रोटीन कहते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, कोशिकीय स्तर का शोषण। इसके उत्तर में आएगा, कोशिका के अंतः भाग में ग्लूकोज तथा खाद्य पदार्थों के अन्य घटकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में होने वाले ऑक्सीकरण को कोशिकीय स्तर का शोषण कहते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, ऑक्सीजन शोषण। इसके उत्तर में आएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय स्तर पर होने वाले शोषण को ऑक्सीजन शोषण कहते हैं। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, ग्लाइकोलाइसिस। इसके उत्तर में आएगा, कोशिका में होने वाली प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के अणु का विघटन या ऑक्सीकरण होने पर क्रमशः पायरुविक अम्ल, एटीपी, NADH2 तथा पानी के दो अणु बनते हैं। ऐसी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र। ग्लाइकोलाइसिस क्रेब चक्र या TCA चक्र। ग्लाइकोलाइसिस पहला, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्रेब चक्र पहला, क्रेब चक्र की प्रक्रिया तंतु कणिका में होती है। ग्लाइकोलाइसिस दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु का विघटन होने पर क्रमशः पायरुविक अम्ल, ATP, NADH2 और पानी के दो अणु तैयार होते हैं। क्रेब चक्र दूसरा, क्रेब चक्र में एसिटिल को एंजाइम A के अणु में से एसिटिल का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है और इससे CO2, H2O, NADH2, FADH2 तथा ATP के अणु प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस तीसरा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ऑक्सीजन शोषण तथा अनाक्षी शोषण दोनों में होती है। क्रेब चक्र तीसरा, क्रेब चक्र की प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन शोषण में ही होती है। ग्लाइकोलाइसिस चौथा, कोशिका शोषण का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस है। इसमें ग्लूकोज का रूपांतरण पायरुवेट में होता है। क्रेब चक्र चौथा, क्रेब चक्र कोशिका शोषण का दूसरा चरण है। ग्लाइकोलाइसिस पांचवा, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का रूपांतरण पायरुवेट के दो अणुओं में होता है। क्रेब चक्र पांचवा,
इस प्रक्रिया में पायरुवेट का रूपांतरण CO2 और H2O में होता है। ग्लाइकोलाइसिस छठवां, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के 2 अणु का उपयोग किया जाता है। क्रेब चक्र छठवां, क्रेब चक्र में एटीपी के अणु का उपयोग नहीं किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस सातवां, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के 4 अणु बनते हैं। क्रेब चक्र सातवां, क्रेब चक्र में एटीपी के 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस आठवां, ग्लाइकोलाइसिस में CO2 गैस नहीं उत्पन्न होती है। क्रेब चक्र सातवां, क्रेब चक्र में CO2 गैस उत्पन्न होती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, समसूत्री और अर्धगुणसूत्री कोशिका विभाजन। इसके उत्तर में आएगा समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में पहला, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। द्विगुणित कोशिका के स्वरूप में बनी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन पहला, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। समसूत्री विभाजन दूसरा, एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका या डॉटर सेल निर्मित होती है। अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, एक जनक कोशिका में 4 संतति कोशिका या डॉटर सेल निर्मित होती है। समसूत्री विभाजन तीसरा, समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। अर्धसूत्री विभाजन तीसरा, अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण होते हैं, अर्धगुणसूत्री विभाजन भाग 1 तथा भाग 2। प्रत्येक भाग की पुनः पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था तथा अंत्यावस्था ऐसी 4 अवस्थाएं होती हैं। समसूत्री विभाजन चौथा, समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की कालावधि अधिक नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन चौथा, अर्धसूत्री विभाजन की भाग 1 की पूर्वावस्था की कालावधि अत्यधिक होती है। समसूत्री विभाजन पांचवा, समसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों में जनुकी पुनर्संयोग नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में पांचवा, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों में जनुकी पुनर्संयोग होता है। समसूत्री विभाजन छठवां, समसूत्री विभाजन शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन छठवां, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन में युग्मक के निर्माण के लिए आवश्यक है। समसूत्री विभाजन सातवां, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका दोनों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन सातवां, अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है तथा कायिक कोशिका में नहीं होता। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, ऑक्सीशोषण और अनाक्सी शोषण। इसके उत्तर में आएगा ऑक्सीशोषण, अनाक्सी शोषण। ऑक्सीशोषण में पहला, ऑक्सीशोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनाक्सी शोषण पहला, अनाक्सी शोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षी शोषण दूसरा, अक्षी शोषण केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है। अनाक्सी शोषण दूसरा, अनाक्सी शोषण केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ऑक्सी शोषण तीसरा, ऑक्सी शोषण के अंत में CO2 और H2O उत्पन्न होते हैं। अनाक्सी शोषण तीसरा, अनाक्सी शोषण के अंत में CO2 तथा C2H5OH उत्पन्न होते हैं। अक्षी शोषण चौथा, अक्षी शोषण में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। अनाक्सी शोषण में चौथा, अनाक्सी शोषण में अल्प मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। ऑक्सी शोषण पांचवा, ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। अनाक्सी शोषण में पांचवा, अनाक्सी शोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी शोषण छठवां, ऑक्सी शोषण में एटीपी के 38 अणु बनते हैं। अनाक्सी शोषण छठवां, अनाक्सी शोषण में एटीपी के 2 अणु बनते हैं। ऑक्सी शोषण सातवां, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2, इससे क्या बनेगा 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 6H6 किलो कैलोरी। अनाक्सी शोषण में सातवां, रासायनिक अभिक्रिया क्या बनेगी, C6H12O6 से क्या बनेगा 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 50 किलो कैलोरी। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, वैज्ञानिक कारण लिखिए। उसमें से पहला है, ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके उत्तर में आएगा, कोशिका श्वसन में ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर एटीपी के 38 अणु निर्मित होते हैं। कोशिका श्वसन में क्रमशः ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया या ETP प्रक्रियाएं सतत होती रहती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया ही संपन्न होगी, अन्य 2 प्रक्रियाएं नहीं होंगी। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होगी तो इस प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल बनेगा। इसी प्रकार एटीपी के केवल 2 अणु ही बनेंगे। इससे शरीर को कम ऊर्जा की आपूर्ति होगी, इसलिए ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब अगला पढ़ते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, रेशेदार पदार्थ एक महत्व का पोषक तत्व है। इसके उत्तर में आएगा, रेशेदार पदार्थ अपाच्य पदार्थ होते हैं, परंतु अनुपयोगी तथा अपाच्य अन्न की उत्सर्जन क्रिया में रेशेदार पदार्थ हमारी मदद करते हैं। इसी प्रकार कुछ रेशेदार पदार्थ अन्य खाद्य पदार्थों की पाचन क्रिया में मदद भी करते हैं।
अतः हरी साग सब्जियां, फल, अन्य अनाज इत्यादि को हमारे दैनिक आहार में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि इनसे हमें पोषक रेशेदार पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसलिए रेशेदार पदार्थ एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? कोशिका विभाजन या कोशिका के और सजीवों के विभिन्न गुणधर्मों में से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसके उत्तर में आएगा सजीवों के लिए कोशिका विभाजन अत्यंत आवश्यक है। सजीवों के शरीर का विकास और वृद्धि कोशिका विभाजन के कारण ही संभव है। कोशिका विभाजन के कारण नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे शक्तिहीन तथा दुर्बल शरीर को पुनः ऊर्जावान किया जा सकता है। कोशिका विभाजन से ही घाव भरे जा सकते हैं। पालकों में होने वाले कोशिका विभाजन से नए शिशु पैदा होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री कोशिका विभाजन की सहायता से नए सजीव जन्म लेते हैं। इसी प्रकार लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय सजीवों में अगुणित युग्मक बनते हैं तथा आगे की प्रक्रिया द्वारा नए सजीव जन्म लेते हैं। इन सभी कार्यों से यही सिद्ध होता है कि कोशिका विभाजन कोशिका और सजीव के विभिन्न गुणधर्मों में से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? कुछ उच्च स्तरीय वनस्पति और प्राणी भी कभी कभी अनाक्षी शोषण करते हैं। इसके उत्तर में आएगा जब आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ उच्च स्तरीय वनस्पति और प्राणी अनाक्षी शोषण करते हैं। कुछ प्राणी ऊतकों में स्थित कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी होने पर स्वयं अनाक्षी शोषण करती हैं। इसलिए कुछ उच्च स्तरीय वनस्पति और प्राणी अनाक्षी शोषण करते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? क्रेब चक्र को ही साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा क्रेब चक्र अर्थात ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र की खोज सर हैंस क्रेब नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब एसिटिल कोएंजाइम ए के अणु ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के अणु के साथ विशेष प्रकीर्णकों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तब क्रेब चक्र आरंभ होता है। ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के अणु से इस चक्र का पहला अणु साइट्रिक अम्ल के अणु के रूप में निर्मित होता है। इसलिए क्रेब चक्र को ही साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, भोजन का पूर्ण पाचन होने के पश्चात कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण ग्लूकोज शर्करा में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होने की यही प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भी संभव है। अतः अक्षी शोषण तथा अनाक्षी शोषण दोनों ही प्रकार के शोषण में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तीसरा, ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु का विघटन होने पर क्रमशः पायरुविक अम्ल एटीपी NADH2 तथा पानी के दो अणु बनते हैं। चौथा, तत्पश्चात इस प्रक्रिया में तैयार हुए पायरुविक अम्ल का रूपांतरण एसिटिल कोएंजाइम ए के अणुओं में होता है। इस प्रक्रिया के समय CO2 के दो अणु तथा NADH2 के दो अणु भी तैयार होते हैं। पांचवा, अनाक्षी शोषण के समय ग्लाइकोलाइसिस के साथ ही किण्वन की प्रक्रिया भी होती है। इस कारण C2H5OH अल्कोहल की भी उत्पत्ति होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से अल्प मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। छठवां, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया की खोज गुस्ताव एम्डेन, ओट्टो मेयरहॉफ तथा जैकब पार्नास द्वारा की गई। इस खोज के लिए उन्होंने स्नायु पर प्रयोग किए। अतः इनके सम्मान के लिए ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया को एम्डेन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे, EMP पाथवे या EMP पाथवे भी कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? आकृति की सहायता से समसूत्री विभाजन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह है समसूत्री विभाजन की आकृति। इसके उत्तर में आएगा पहला, समसूत्री कोशिका विभाजन के दो महत्वपूर्ण सोपान होते हैं। पहला, प्रकल विभाजन या केंद्रक का विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। दूसरा, परिकर विभाजन या कोशिका द्रव्य का विभाजन या साइटोकाइनेसिस। उसमें से पहला है प्रकल विभाजन। प्रकल विभाजन या केंद्रक का विभाजन 4 सोपानों में पूर्ण होता है। 4 सोपान इस प्रकार है: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। उसमें से पूर्वावस्था या प्रोफेज, इस अवस्था के समय गुणसूत्रों का वलीभवन या घनीभवन होना आरंभ होता है। पतले और नाजुक धागे के समान गुणसूत्र मोटे होते जाते हैं। ये गुणसूत्र अपने अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देते हैं। प्राणी कोशिका में तार केंद्र या तारक केंद्र द्विगुणित होते हैं तथा कोशिका के दोनों सिरों की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। केंद्रक आवरण और केंद्रिका या
न्यूक्लियस लुप्त होने लगते हैं। दूसरा, मध्यावस्था या मेटाफेज। सभी गुणसूत्रों का घनीभवन या वलीभवन पूर्ण हो जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक गुणसूत्र अपने अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सभी गुणसूत्र कोशिका के निरक्षीय समतल प्रतल या विषुववृत्तीय प्रतल में दिखाई देते हैं। दोनों तार केंद्र या तारक केंद्र तथा प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु के मध्य विशेष प्रकार लचीले प्रथिन के धागे या तुर्क तंतु का निर्माण होता है। केंद्रक आवरण पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तीसरा है पश्चावस्था या एनाफेज। तुर्क तंतु की सहायता से प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। अलग हुए गुणसूत्र को संतति गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र केले के तने के समान दिखाई देते हैं। इस अवस्था के अंत में गुणसूत्रों के दो दो समूह कोशिका के दोनों सिरों पर पहुंचाए जाते हैं। चौथा, अंत्यावस्था या टेलोफेज। अंत्यावस्था में होने वाली प्रक्रिया पूर्वावस्था की प्रक्रियाओं की विपरीत होती है। इस अवस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुंचे हुए प्रत्येक गुणसूत्रों का विसंघनन या अवलीभवन होता है, जिससे प्रत्येक गुणसूत्र पुनः पतले लचीले धागे के समान परिवर्तित होकर अदृश्य हो जाते हैं। एक कोशिका में दो संतति केंद्रक निर्मित होते हैं। संतति केंद्रक में केंद्रिकाएं भी दिखाई देने लगती है। तुर्क तंतु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है और तत्पश्चात परिकल विभाजन या कोशिका द्रव्य का विभाजन आरंभ होता है। कोशिका के दोनों सिरों तक पहुंचे हुए गुणसूत्रों के समूह चारों ओर केंद्रक आवरण निर्मित होता है। दूसरा है परिकल विभाजन या कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस। प्राणी कोशिका में कोशिका के मध्य निरक्षीय समतल प्रतल या विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर एक खांच या दरार निर्मित होती है। यह खांच धीरे धीरे गहराते जाते हैं और अंत में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं। वनस्पति कोशिका में कोशिका द्रव्य के मध्य एक कोशिका पटल या सेल प्लेट का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होने पर दो नई कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा, समसूत्री विभाजन के लाभ। उसमें से पहला है शरीर की वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन आवश्यक है। दूसरा, शरीर में होने वाली क्षति, घाव भरने के लिए तथा नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? अर्ध गुणसूत्री विभाजन के पहले पूर्वावस्था की 5 अवस्थाओं का उचित आकृति की सहायता से वर्णन की। यह है पूर्वावस्था की 5 अवस्थाएं। इसके उत्तर में आएगा अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था सबसे लंबी अवस्था है, अतः इसे निम्नलिखित उप अवस्थाओं में बांटा गया है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन तथा डाइकाइनेसिस। उसमें से पहला है तनुसूत्र या लेप्टोटीन। आरंभ में गुणसूत्रों का घनीभवन होने की शुरुआत होती है। इस प्रावस्था में गुणसूत्र संहत या कॉम्पैक्ट होते हैं। दूसरा है युग्म सूत्र या जाइगोटीन। इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी बनाने की प्रक्रिया सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहलाती है। सूत्र युग्मन प्रक्रिया में गुणसूत्रों को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए सिनेप्टोनेमल संकुल का विकास होता है। प्रत्येक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रीय भुजाओं का विभाजन होता है तथा इससे बनी हुई संरचना को द्विसंयोजी या चतुष्क गुणसूत्र कहते हैं। तीसरा, स्थूलपट या पैचिटीन। पैचिटीन प्रावस्था के समय समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्र नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य आदान प्रदान विनिमय होता है। इस प्रकार के आदान प्रदान विनिमय के कारण गुणसूत्रों के मध्य जनुकी संयोग होता है। समजात गुणसूत्र आदान प्रदान विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के समय भी युग्म बंध बने रहते हैं। चौथा, द्विपट्ट या डिप्लोटीन। इस प्रावस्था के समय सिनेप्टोनेमल संकुल या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स घुल जाते हैं। द्विसंयोजी समजात गुणसूत्रों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यह क्रिया आदान प्रदान विनिमय से दूर होती है। इस प्रकार द्विसंयोजी समजात गुणसूत्रों का आकार यक्ष आकार की संरचना के समान दिखाई देता है। इसे क्याज़मेटा कहते हैं। पांचवा, पारगति क्रम या डाइकाइनेसिस। यह प्रावस्था पूर्वावस्था एक की अंतिम प्रावस्था है। इस प्रावस्था में क्याज़मेट अदृश्य हो जाता है, तुर्क तंतु उत्पन्न हो जाते हैं तथा समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। इससे केंद्रक कला विभाजित हो जाती है तथा केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी प्रकार की जीवन प्रक्रियाएं किस प्रकार सहायता करती है? इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रत्येक सजीव के शरीर में विभिन्न संस्थान सतत परस्पर एक दूसरे के समन्वय से कार्य करते रहते हैं। मानव शरीर में समन्वय की कार्य प्रणाली अत्यधिक प्रगतिशील है। दूसरा, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, परिवहन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, तंत्रिका संस्थान तथा
शरीर के अन्य बाह्य तथा आंतरिक अंग स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे के समन्वय से कार्य करते हैं। तीसरा, हृदय के कंपन के कारण परिवहन संस्थान की सहायता से भोजन के पाच्य तथा अवशोषित पोषक तत्वों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार फेफड़े द्वारा रक्त में अवशोषित ऑक्सीजन को लाल रक्त कण द्वारा विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। चौथा, प्रत्येक कोशिका में स्थित तंतु कणिका सभी पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करती हैं तथा ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। अन्य सभी कार्यों के लिए इसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पांचवा, इन सभी कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका संस्थान द्वारा किया जाता है। शरीर में स्थित सभी संस्थान के एक दूसरे के समन्वय से कार्य करने के कारण सजीव जीवित रहता है तथा सजीव में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, क्रेब चक्र को अभिक्रिया सहित स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, सर हेंस क्रेब नामक वैज्ञानिक ने क्रेब चक्र नामक चक्रीय अभिक्रिया की खोज की। सर हेंस क्रेब को सम्मान देने के लिए इस अभिक्रिया को क्रेब चक्र का नाम दिया। इस चक्रीय अभिक्रिया को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या TCA चक्र अथवा साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में प्राप्त हुए एसिटिल कोएंजाइम के अणु कोशिका द्रव्य में स्थित तंतु कणिका में प्रवेश करते हैं। तीसरा, तंतु कणिका में ही क्रेब चक्र की सभी अभिक्रिया होती है। चौथा, इस चक्रीय अभिक्रिया में एसिटिल कोएंजाइम के अणु के एसिटिल भाग पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। पांचवा, एसिटिल के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2, H2O, NADH2, FADH2 तथा ATP के अणु प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, कार्बन पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिन इनका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसी होती है? निम्नलिखित तालिका दुरुस्त कर पुनः लिखिए। ये जो तालिका दिया गया ये गलत है। सही तालिका ये है, स्निग्ध पदार्थ स्निग्ध अम्ल एसिटिल कोएंजाइम, कार्बोज पदार्थ ग्लूकोज विक्टन पायरुविक अम्ल एसिटिल कोएंजाइम, प्रथिन अमीनो अम्ल एसिटिल कोएंजाइम। ये बनने के बाद में क्रेब चक्र बनता है। क्रेब चक्र के बाद में CO2, H2O और ऊर्जा बनती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, सर्वप्रथम अनेक प्रकीर्णकों की सहायता से दैनिक आहार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन संस्थान में किया जाता है। तत्पश्चात इनका रूपांतरण ग्लूकोज में हो जाता है। इसी प्रकार प्रोटीन या प्रथिन का रूपांतरण अमीनो अम्ल में किया जाता है तथा वसा का विघटन होने पर वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल या अल्कोहल बनता है। दूसरा, कोशिकीय श्वसन के समय कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीश्वसन के समय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 चरणों में होता है। पहला, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज का विघटन। दूसरा, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या क्रेब चक्र या TCA चक्र तथा इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया या ETC अभिक्रिया। तीसरा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के समय ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल ATP, NADH2 तथा पानी के क्रमशः 2 अणु निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित पायरुविक अम्ल का रूपांतरण एसिटिल कोएंजाइम A के रूप में होता है। इसी के साथ NADH2 तथा CO2 के 2 अणु मुक्त होते हैं। चौथा, अगले चरण में TCA चक्र में एसिटिल कोएंजाइम A के अणु तंतु कणिका में प्रवेश करते हैं तथा एक चक्रीय श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। इस चक्रीय अभिक्रिया के समय एसिटिल कोएंजाइम A के एसिटिल भाग का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में CO2, H2O, NADH2, FADH2 तथा ATP के अणु मुक्त होते हैं। पांचवा, तीसरे चरण में ETC अभिक्रिया के समय प्रथम 2 चरणों में निर्मित NADH2 तथा FADH2 का उपयोग ATP अणु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक NADH2 अणु से 3 ATP अणु प्राप्त किए जाते हैं तथा प्रत्येक FADH2 से 2 ATP अणु प्राप्त किए जाते हैं। छठवा, इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने पर ATP के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सातवां, दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट अपर्याप्त मात्रा में होने पर प्रोटीन या वसा का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। वसा अम्ल वसा से व्युत्पन्न होते हैं तथा प्रोटीन से अमीनो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात अमीनो अम्ल का रूपांतरण एसिटिल कोएंजाइम A के स्वरूप में किया जाता है। इस प्रकार पुनः TCA द्वारा एसिटिल कोएंजाइम A ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।